General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, General Upinder Dwivedi, Chief of Army Staff, Lieutenant General Retired Raj Shukla, Member Union Public Service Commission, Major General Retired B.K. Sharma, Director General United Service Institution of India, और हमारे दोस्त एमजे अकबर साहब, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स और वेटरन्स, भारत सरकार के अन्य यहां पर अधिकारी वर्ग, डिप्लोमेट्स, मीडिया के मित्रों और अन्य देवियों व सज्जनों, आज लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की बुक सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के इस विमोचन के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होना यह अच्छा लगा है। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला समेत आप सबको इस पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आप ये कहेंगे कि केवल लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को ही आपने क्यों बधाई नहीं दी, हम सबको दे रहे हैं, क्योंकि इस पुस्तक को सरसरी तौर पर हमने देखा है और मैं कह सकता हूं कि यह हम सब के लिए उपयोगी है। इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के साथ साथ मैं आप सबको कांग्रेचुलेट कर रहा हूं। कोई भी किताब भले ही कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में लिखी जाती है, लेकिन उसके पीछे उस लेखक का वर्षों का एक्सपीरियंस और दशकों की इंस्पिरेशन और सैकड़ों वर्षों की नॉलेज और विजडम छिपी होती है। अनेक वर्षों तक आपने जो चिंतन किया, उसके परिणाम स्वरूप यह किताब हम सबके सामने है और मैं आपको इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि आपने इस किताब में जो विषय को चुना है वह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल और मॉरल डिस्कोर्स का भी वह एक हिस्सा है। हालांकि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अभी तक पूरी तरह किताब नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन किताब पढ़ते हुए जो कुछ हिस्से अब तक पढ़ पाया उन पर मैं कुछ बातें यहां पर जरूर करना चाहूंगा। मेरा पहला ध्यान किताब के ब्लर्ब पर गया, जिसमें लिखा था कि दशकों से भारत समेत अनेक देशों ने सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखा हुआ है और इसके पीछे फियर ऑफ मिलिटराइजेशन की बात कही गई है। अर्थात मिलिटराइजेशन के डर से सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग रखे जाते हैं। सही बताऊं तो इस लाइन पर मेरी निगाह कुछ देर के लिए रुकी। मुझे लगा कि सोच को भारत की कल्चरल और हिस्टोरिकल जमीन पर रखकर देखना जरूरी भी है। भारत जैसे देश में जहां लोगों को शासन पर, प्रशासन पर और संविधान पर इतना भरोसा है, जहां पर धर्म के प्रति लोगों की इतनी गहरी निष्ठा हो, ऐसे देश में सिर्फ मिलिटराइजेशन के डर के कारण सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखा गया हो, इस बात से मैं उतना सहमत नहीं हो पाता हूं। सहमत इसलिए नहीं हो पाता हूं क्योंकि जब मैं इस विचार पर सोचता हूं तो मुझे रामायण का एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग याद आता है। आप याद करिए, जब भगवान श्री राम ने उनको वनवास मिला था और वे लक्ष्मण था माता सीता के साथ वन में निवास कर रहे थे, उसी दौरान भरत अयोध्या के तमाम लोगों के साथ और अयोध्या की सेना के साथ भगवान राम को वापस बुलाने जाते हैं। यहां ध्यान रखिए कि भरत उस समय अयोध्या की सेना के कमांडर इन चीफ थे। जब भरत अपने विशाल दलबल के साथ वन की ओर बढ़ रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उन्हें आते हुए देखा। लक्ष्मण जी को यह लगा कि भरत के पास तो पूरी सेना है, कहीं वह इस उद्देश्य से तो वन में नहीं आ रहे हैं कि हम तीनों पर आक्रमण करके हमेशा के लिए अयोध्या के राजा बन जाएं। उनकी दृष्टि में शंका की एक झलक थी। उन्हें लगा शायद भरत राज्य प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से अपनी यह शंका बताई तो भगवान श्री राम ने बड़ी शांति और बहुत ही समझदारी और यह सूझबूझ से कहा था, भरत ही, तुलसीदास जी ने लिखा है, भरत ही होई न राय मधु वेदे हरि हर पद पाई कबहू की काजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिरसाई। अर्थात चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, भारत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता है। चाहे उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश या इंद्र का ही पद क्यों न मिल जाए, भारत
सदैव विनम्र रहेंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो मूल्य हैं वे मूल्य उनको राजमद की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि दूध से भरा हुआ क्षीर सागर हो तो उसमें एक दो बूंद खटाई की गिर जाने से वह कभी खराब नहीं होगा। यह नियम एक पतीले दूध पर भी लागू हो सकता है। भारत उसी प्रकार से क्षीर सागर हैं। ये छोटी चीजें उनमें राजमद नहीं ला सकती हैं, और हुआ भी यही। जब भरत आए तो लक्ष्मण के मन की सारी शंकाएं स्वतः समाप्त हो गई। साथियों, मैं समझता हूं कि यह सामान्य घटना नहीं है, यह बल्कि भारत की सभ्यता और उसकी विशिष्ट सिविल मिलिट्री कॉन्शसनेस का एक प्रतीक है। जब हम इस विचार को समझते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि भारत की परंपरा में कभी भी मिलिटराइजेशन उस अर्थ में नहीं रहा जिसमें शक्ति का मतलब सत्ता हथियाना या शासन पर अधिकार जमाना हो। हमारे यहां हमेशा पावर का उद्देश्य लोगों का संरक्षण और उनकी सेवा करना रहा है, और इसी कारण भारत में कभी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति कभी नहीं पैदा हुई, क्योंकि दोनों का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा और जनता की सेवा ही रहा है। हालांकि शुक्ला जी ने अपनी पुस्तक में एक आर्टिकल का रेफरेंस दिया है, जिसके अनुसार नेहरू जी एक बार रक्षा मंत्रालय गए। वहां उन्होंने यूनिफॉर्म में कुछ अफसर्स को देखा। अफसर्स को देखकर वह थोड़े से असहज हो गए और उन्हें लगा ये लोग यहां मंत्रालय में क्या कर रहे हैं। लेकिन यह सब पुरानी बातें हो गई हैं। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो मैं खुद ही कई बार सीडीएस को या सर्विस चीफ्स को अपनी फोर्स की वर्दी में देखता हूं तो मेरा देश की सुरक्षा के प्रति विश्वास और या कॉन्फिडेंस लेवल कहिए और अधिक बढ़ जाता है और मेरा हौसला बुलंद होता है। दरअसल भारत में मिलिटराइजेशन का डर वेस्टर्न थॉट की उपज है, ऐसा मैं मानता हूं। वेस्ट में सत्ता के साथ सस्पिशन जुड़ा रहता है, जबकि भारत में सत्ता के साथ सैक्रिफाइस जुड़ी हुई है। अतीत का हमने एक उदाहरण देख लिया है। आधुनिक युग का भी एक उदाहरण देख लीजिए। भारत की संसद में खड़े होकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अपने इथिक्स से समझौता करके अगर सत्ता हासिल करनी हो तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और उनका एक भाषण शायद आपको याद होगा वो लाइन। उन्होंने कहा एक वोट का केवल अंतर था जिसमें उनकी पराजय हुई थी संसद में। उन्होंने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। इसलिए मैं सत्ता प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधन का उपयोग नहीं करूंगा, धन का उपयोग नहीं करूंगा। इस तरह का भाव तभी आ सकता है जब इस देश के अंदर सत्ता से भी ऊपर एथिक्स और मॉरलिटी को रखा जाए। और हमारा देश ऐसा ही है, इसकी संस्कृति भी ऐसी ही है। इसलिए मैं कतई स्वीकार नहीं कर पाता हूं कि भारत में मिलिटराइजेशन के डर से किसी सर्विस या उसके रोल को अलग किया गया हो। दरअसल सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो फर्क दिखाई देता है उसका कारण किसी तरह का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, बल्कि इसका मूल आधार डिवीजन ऑफ लेबर यानी वर्क का साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यह कंसेप्ट नया नहीं है। यह मानव सभ्यता की उन सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है जिसने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाया। डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल अर्थ है जिस व्यक्ति में जिस काम की एबिलिटी और स्किल है वही काम उसे दिया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है। एक ही व्यक्ति एक साथ न खेती कर सकता है, न खाना बना सकता है, न हथियार बना सकता है, न युद्ध लड़ सकता है और न इलाज कर सकता है। लेकिन अलग अलग व्यक्ति यह सारे काम जरूर कर सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल्स के तहत सिविल और मिलिट्री को अलग रखा गया, जिसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि हर क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म और एक्सलेंस को इंश्योर किया जाए। हां, अब जमाने की डिमांड कुछ और है। आज दुनिया डिवीजन ऑफ लेबर से आगे बढ़कर इंटीग्रेशन ऑफ पर्पस की ओर बढ़ रही है।
आज दुनिया डिवीजन ऑफ लेबर से आगे बढ़कर इंटीग्रेशन ऑफ पर्पस की ओर बढ़ रही है। अब जरूरत इस बात की है कि हम अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक शेयर्ड विजन और कॉमन पर्पस के साथ काम करें। साथियों, हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री डिवीजन ऑफ लेबर के मामले में अलग जरूर है, लेकिन यह कहते हुए मुझे खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आते ही सबसे पहले इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कोई भी प्रशासन साइलोस में रहकर काम नहीं कर सकता है और उसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि दुनिया की सभी महान शक्तियां केवल अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के दम पर नहीं, दुनिया की तमाम जितनी भी महान शक्तियां हैं केवल अपनी स्ट्रेंथ पर ही नहीं बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ताकत के बल पर शीर्ष। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर